पुर मतलब नगर, तो नगर को तोड़ने वाला इंद्र है। जो नगर इंद्र को ध्यान में रख के नहीं बनते थे उन्हें इंद्र तोड़ देता था, उन्हें बारिश तोड़ देती थी। पहली बारिश ने बिल्कुल चूल्हे हिला दी शहर की। एक बारिश ने, रात को हुई बारिश और अगले दिन सुबह मतलब कोहराम मच गया पूरे शहर। ओवरनाइट लू लगने से हम बाढ़ की हालत में आ गए। जैसा मानसून हमारे यहाँ आता है वैसा दुनिया में कहीं नहीं। ये दुनिया का सबसे ताकतवर मानसून है। अभी जिनको सुन करके आप आ रहे हैं, जिनके बयानों के छोटे छोटे हिस्से आपने सुने, उनका नाम है सोपान जोशी। सोपान जोशी हिंदी के उन कुछ पत्रकारों में से हैं जो पर्यावरण के मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। उनकी एक किताब भी है, जल थल और मल। कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। पिछले दिनों सोपान जोशी हमारे कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो आए थे। उस बातचीत में हमने उनसे पूछा था कि हमारे जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो बारिश के समय पानी क्यों मांगने लगते हैं, डूबने क्यों लगते हैं, कोई व्यवस्था क्यों नहीं दिखती है। उन सवालों का तब सोपान जोशी ने विस्तार से जवाब दिया। और अभी बारिश के बाद दिल्ली की जो हालत हुई है, हमें लगा कि सोपान जोशी की वो बातें आपको सुनवानी चाहिए। ये सिर्फ दिल्ली पे लागू नहीं होता है, दूसरे शहरों पे भी उनकी बातें लागू होती हैं। आप पूरी बातचीत देखिए। पुराने फिल्मी गाने हैं कि बारिश का मौसम आता है, सावन का मौसम आता है, प्रेमी प्रेमिका के लिए गीत गाते हैं। अब ऐसा लगता है कि वो चीजें पुरानी हो गई हैं। अब दिल्ली में, मुंबई में आप रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, बारिश आ जाए तो तबाही मच जाती है। 10 मिनट की बारिश में हो जाता है। आपने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, जल थल मल। हम सुनते रहे जल थल नभ के बारे में। आपने किताब का टाइटल दिया है जल थल मल। उस किताब में मुझे कुछ विवरण ऐसे मिले जिसके आधार पे, मतलब उसको संदर्भ मान के मैं आपसे इस समस्या के बारे में पूछना चाहता हूं जो आज के तारीख में शहर जो है वो हमारे फेस कर रहे हैं बारिश के मौसम में। हमारा देश चौमासे का देश रहा है। चतुर्मास हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज है। हमारा साल का जो नाम है वो है वर्ष, जो वर्षा से जुड़ा है। तो ये यहाँ रहने वाले सभी लोगों को बहुत पहले से पता था कि यहाँ साल भर का पानी 3 महीने में आ जाता है। हाँ, जो बारिश का मौसम होता है उसी में आ जाता है। तो जो समय ने हमको नहीं दिया, ऐसे कई देश हैं जहाँ साल भर बारिश होती है या 10 महीने बारिश होती है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ साल भर बारिश नहीं होती। यहाँ रहने वाले सभी लोगों ने ये समझ लिया था कि जो समय की सीमा है उसको स्थान से पूरा किया जा सकता है। यानी लोग जो कम समय में पानी गिरता है उसके लिए जमीन छोड़ते थे, वहां पे पानी तालाब बनाते थे, जंगल को छोड़ के रखते थे कि जंगल से पानी आता है। ये पुण्य का काम माना जाता था। हर जगह आपको इस देश के हर हिस्से में ऐसे प्रमाण मिलेंगे जहां पे लोग जंगल के पशु पक्षियों के लिए तालाब बना देते थे। सब तरह के लोगों ने ये काम किया है यहाँ पे। दिल्ली में एक बड़े फकीर हुए निजामुद्दीन। निजामुद्दीन बावड़ियाँ और कुएं बनाने के लिए जाने जाते थे। बल्कि उनका एक बहुत जाना माना वाक्य है, या रहे गुजर या रहे ऊसर। वो राजा से तकरार का है, सुल्तान से, क्योंकि सुल्तान ने, अब ऐसी कहानी है, ये हमको पक्का नहीं पता, लेकिन सुल्तान ने अपना किला बनाने के लिए सारे कारीगरों को बुला लिया था और निजामुद्दीन को कोई कुआं खुदवाना था। फतेहपुर सीकरी की बात है मेरे ख्याल से, वो तुगलकाबाद, हाँ सॉरी। तो वो कारीगर ढूंढने जाते हैं तो उनको कोई कारीगर नहीं मिलता, तो पूछते हैं कहाँ गए सारे कारीगर, तो कहते हैं सुल्तान सबको लेके चले गए। तो उन्होंने ये शाप की तरह दिया था कि उजड़ जाएगा, कि तुम्हारा किला उजड़ जाएगा, क्योंकि उनको कुआं और वो बनवाने के लिए नहीं मिला। कितनी बड़ी बात नहीं होगी उस समय बनवाना ये। देखिए, संतों का महत्व समाज से है। राज के संत हमारे यहाँ अलग रहे हैं, समाज के संत अलग रहे हैं, राजपुरोहित। और जो हमारे देश समाज चित्त के मन में बसे हुए संत हैं वो समाज के संत हैं। गुरु नानक कोई फौज लेके निकले हुए आदमी नहीं थे, लेकिन आज भी इस देश के एक बड़े हिस्से के दिल पे नानक राज करते हैं। नानक के सहारे लोग अपना दुख सुख काट लेते हैं,
कष्ट के समय गुरु नानक की बात कह के हिम्मत बांध लेते हैं, सुख के समय गुरु नानक का नाम लेके दूसरों के प्रति करुणा दिखा लेते हैं। तो इन सब लोगों के किस्से आप देखिए पानी से जुड़े हुए मिल जाएंगे। ये सबको पता था कि इस देश में अगर रहना है तो पानी के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। और पुराने साहित्य में चले जाएं तो इंद्र का एक पुराना नाम मिलता है पुरंदर। पुरंदर, इंद्र बारिश का देवता है। जी जी जी। वज्र, और पुर मतलब नगर, तो नगर को तोड़ने वाला इंद्र है। जो नगर इंद्र को ध्यान में रख के नहीं बनते थे उन्हें इंद्र तोड़ देता था, उन्हें बारिश तोड़ देती थी। ये बहुत पुराना सबक है सभ्यता का। यहाँ इतनी तरह के लोग आके बसे हैं, ये बात सभी लोगों ने समझ ली थी और उसी हिसाब से बसाहटें हुई, आप ये कह रहे हैं। तो सबसे कमाल के जो हमारे यहाँ पानी के इंजीनियर्स हुए उनमें रहीम खान खाना थे, जो अकबर के बचपन के दोस्त थे। और उनके पानी के काम आप देखेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। रहीमन पानी राखिए वगैरह ऐसी कहावतें आज भी लोगों में मिल जाएंगी। लोगों को ये नहीं याद कि रहीम एक समय मुगल सेना के सेनापति थे। लोगों को रहीमन पानी राखिए आज भी याद है। सही बात। लोगों को ये भी नहीं ध्यान है कि संस्कृत के, फारसी के, अरबी के, तुर्की के बड़े विद्वान थे रहीम। संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया, फारसी के ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद कराया, खुद किया। तो ये बहुत जो गाढ़ी किस्म की विद्वत्ता है वो भी आपको लोगों में नहीं पता लगेगी, उनकी सत्ता भी नहीं पता लगेगी, लेकिन उनका जो सामाजिक काम है वो आज भी लोगों के मन में बसा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने भी ये समझ लिया था कि इस जगह अगर रहना है तो पानी के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। ये समझ कब से गड़बड़ हो गई पानी को लेकर के? हमारी समझ कब से गड़बड़? अंग्रेजों के राज में बिगड़नी शुरू होती है। अंग्रेजों के राज में, क्योंकि एक तो अंग्रेजों को यहाँ रहना नहीं था, तो उन्हें यहाँ की चीजें समझनी भी नहीं थी, रिकॉर्ड करना था, दर्ज करना। तो आप कोई भी चीज ढूंढने जाएंगे तो रिकॉर्ड अंग्रेजों के बड़े अच्छे हैं। गैजेटियर और तमाम चीजें। रिकॉर्ड वो आमतौर पे वो करते हैं जो या तो आपसे व्यापारिक संबंध रखते हैं या वो आप पे शासन करना चाहते हैं। साधारण लोग नक्शा नहीं बनाते। साधारण लोगों के लिए स्थान रिश्ते से तय होता है। जयपुर कहाँ? जहाँ मौसी रहती है। सही बात। मुजफ्फरपुर कहाँ? वहाँ चाचा रहते हैं। हम लोग ऐसे ही जगहों को समझते हैं। नक्शे बनाने का काम सेनाएं और राज्य ही करते हैं। तो ये एक नए किस्म की नक्शेबाजी अंग्रेज़ों के साथ आती है हमारे यहाँ, जिसमें वो जहाँ से आ रहे हैं वो उसके हिसाब से इस जगह को बना देना चाहते हैं। वो आए हैं व्यापार के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत करने वाला उपजाऊ समाज है जो हर किसी के लिए समृद्धि पैदा करता है। तो उनको वो समृद्धि चाहिए, लेकिन उस समृद्धि को चालू रखने में उनकी कोई रुचि नहीं है। हर तरह के राजा पहले हुए इस मुल्क में, अच्छे बुरे, कोई बहुत क्रूर भी हुए, कोई बहुत दयालु भी हुए, सब तरह के हुए। लेकिन हर तरह के राजा को पता था कि प्रजा को एक हद के आगे अगर परेशान करोगे तो अपना राजपाट खत्म हो जाएगा। अंग्रेज़ों को इसकी चिंता नहीं थी, तो उन्होंने जो यहाँ के पुराने तरीके थे उनको हटा के नए तरीके थोपने शुरू किए, और वो तरीके यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं थे। अंग्रेज़ों ने वो नहीं किया जो रहीम ने किया। अंग्रेज़ों ने वो नहीं किया जो निज़ामुद्दीन ने किया। अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ कारीगरों के लिए एक पुराना शब्द इस्तेमाल होता है जो इस किताब में आपको मिलेगा जी, गजधर। गजधर, हाँ मिला है। हमारे यहाँ हर तरह के काम में जो अभ्यस्त और पुराने किस्म के कारीगर होते थे, उस्ताद कह लीजिए, मास्टर क्राफ्ट्समैन कह लीजिए, उनकी योग्यता इससे तय होती थी कि क्या वो नापे बिना नाप सकते हैं। गजधर वो होता था जो आँख से नापता था। और आप आज अगर इसका, आज दर्जी की दुकानें बहुत कम बची हैं क्योंकि सिले सिलाई कपड़े ही आते हैं, लेकिन आप किसी अच्छी दर्जी की दुकान पे चले जाइए तो आपको जो कपड़ा काटने वाले मिलेंगे उनको मास्टर जी कहते हैं। हाँ, मास्टर जी कहते हैं। और मास्टर जी दूसरा काम नहीं करते। और मास्टर जी आपको आम तौर पे बहुत बूढ़े मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितने वसंत और कितने सावन देखे होंगे।
और वो आंख से देख के नाप लेंगे। हाँ हाँ, वो कर लेते हैं 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर ऐसा। तो ये हमारे बस यहाँ कम ही लोग होते हैं जो फीता पकड़ते हैं, मतलब। हमारे यहाँ हर तरह के काम में इस तरह के कारीगर होते थे जिन्होंने गज को धारण कर लिया, तो उनको नापना नहीं पड़ता था। ये जो इतने बड़े बड़े किले हमारे यहाँ बने हैं, इतनी बड़ी हवेलियां बनी हैं, कपड़े लत्ते में हर तरह का हुनर आपको हिंदुस्तान में मिलेगा। पहले वो गजधरों से आता था। और ये चाहे राज करने वाले अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनको पता होता था कि जहाँ गजधर, कारीगर, किसान बदहाल हो गए तो हम बचेंगे नहीं। अंग्रेजों में ये भाव नहीं था। अच्छा। क्योंकि वो रहने आए भी नहीं थे। हाँ, उनको यहाँ बसना नहीं था। उनको एक लूटने का व्यवस्थित तरीका चाहिए था। यस, मैं भी यही कहने वाला। यहाँ से धन बाहर निकालना है। देखिए, पहले किसी तरह के राजा रहे हों, सेठ रहे हों, अब मान लीजिए साधन संपन्न लोग बहुत वैभव वाले कपड़े पहनते हैं, तो कपड़ा कौन बुनता था? जो इतना अच्छा कपड़ा हिंदुस्तान का होता था वो कौन बुनता था? बुनकर बुनता, वही बुनकर बुनता था जो साधारण कपड़े पहनता था। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मैनचेस्टर की फैक्ट्री से आता था। ये कारीगरी, ये कौशल, ये सब इसी मिट्टी से निकला था। अंग्रेजों के आने के बाद एक फर्क ये पड़ जाता है कि जो चीज़ हमारे यहाँ पहले अच्छी मानी जाती थी, खान पान, कपड़ा लत्ता, खेती किसानी, वो अपनी मिट्टी, अपने परिवेश से जोड़ के देखी जाती थी। अंग्रेजों के राज में वो खत्म हो गया। ये मान लिया गया कि हम बेकार लोग हैं, जो बाहर से आता है वही अच्छा है। तो हम ये कहें कि आज जो शहरों की स्थिति है और जिस तरीके से हमने पानी के लिए जगह नहीं छोड़ा, हम हर जगह मकान बनाने पे भिड़े हुए हैं, या कुछ ना कुछ बना रहे हैं, पुल पुलिया बना रहे हो, मकान बना रहे हो, चाहे जो भी बना रहे हो। इसी किताब में मैं पढ़ रहा था कि आई थिंक मद्रास का जिक्र है इसमें, चेन्नई का जिक्र है कि वहाँ एक बड़ा तालाब हुआ करता था। वो पहले तो वो सूख गया या सुखा दिया गया, उसके बाद आज की तारीख में वहाँ से जो प्राइवेट प्लेन है वो उड़ते हैं, तो वो एक तरीके से अब हवाई पट्टी बन गई है। तो ये इस वजह से हुआ शहरों की जो स्थिति है। आप ये मतलब इससे जो आपकी बातों को मैं जोड़ रहा हूँ तो मैं यही पहुंचा। चाहे धनवान लोग हवेली बनाए, किला बनाए, महल बनाए, या साधारण लोग अपने बस्ती बसाएं, ये सब करते हुए लोग पानी का रास्ता देखते थे। यस, पानी आता कहाँ से है, जाता कहाँ से, और उसके हिसाब से अपना जीवन बनाते थे। ये जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था है, ये हमको एक बड़ा भुलावा देती है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। विज्ञापनों की जरूरत किसको होती है? या तो राजनेता को होती है, राजनीति के लोगों को होती है, या तो व्यापार करने वाले, या व्यापार करने वालों। साधारण सहज समाज को विज्ञापन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि साधारण सहज समाज अपने परिवेश, मिट्टी, पानी को देख के अपना जीवन बनाता है। ये पहले तो हमारे यहाँ किले और महल भी ऐसे ही बनते थे, जो नहीं बनते थे वो छोड़ने पड़ते थे। लेकिन अब एक नई तरह की ताकत आ गई जिसमें हम पानी लूट के ले आते हैं, बड़ी पाइपलाइन लगा के दूसरों का पानी लूट के ले आते हैं। इसका भी जिक्र है, अनुपम जी की किताब की मैं बात कर रहा हूँ, आज भी खड़े तालाब, इसमें इसका जिक्र है। तो हम लोग पानी के मामले में, उत्पादन के मामले में, उद्योग के मामले में आत्मनिर्भर पहले थे। उसकी ऐसी की तैसी जिसने की है उसका नाम है विकास। बुरा मत मानना। नहीं, मैं नहीं। विकास शब्द कोई बहुत पुराना नहीं है। कितना पुराना है? और ये विकास हर रूप में, लोग आजकल पूछते रहते हैं कि आपकी विकास की अवधारणा क्या है। ये नया सवाल है, पहले कभी नहीं मिलेगा। कितने बड़े यहाँ राजा नहीं हुए, कहीं सुना कि किसी ने विकास किया? ये सब विश्व बैंक के बनने के बाद आए हुए तरीके हैं। और इसको पीछे आप खोजना शुरू करेंगे तो ये पता लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप के देशों ने ये तय कर लिया था कि अब हमारी जो पुराने साम्राज्य थे वो बचेंगे नहीं, लेकिन इन जगहों में आज भी संसाधन हैं जो हमें चाहिए, तो उन पे नियंत्रण लगाने का जो नया सिद्धांत है वो विकास है। ये कैसे रुकेगा? अगर मान लीजिए, मतलब मुझे नहीं पता कि गंभीरता से कोई इस बारे में सोच रहा है या नहीं, कि शहरों ने पानी को जो भुला दिया, और जैसे हमारे बाथरूम में, हमारे किचन में टैप से पानी आ जाता है, हमें लगता है सब कुछ नियंत्रित है, फिर एक दिन बारिश आती है, फिर एक दिन शहर जाम हो जाता है, हम कहते हैं बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। कौन गड़बड़ कर रहा है? ये इसका असल दोषी कौन है और ये रुकेगा कैसे? सोपान भाई, ये इस टॉपिक पर मेरा आखिरी सवाल। इसका रुकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि
जब संकट आता है तो उसको प्रकृति का संकट मान लिया जाता है। हाँ। अब जैसे दिल्ली में पिछले 2 महीने से गर्मी का हाहाकार था। पहली बारिश ने बिल्कुल चूल्हे हिला दी शहर की। यस। एक बारिश ने, रात को हुई बारिश और अगले दिन सुबह मतलब कोहराम मच गया पूरे शहर में। ओवरनाइट लू लगने से हम बाढ़ की हालत में आ गए। तो ये एक तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक दरिद्र का द्योतक है। इससे ये पता लगता है कि जो लोग बहुत दरिद्र में होते हैं, गरीब गुर्बत में होते हैं, गरीबी में होते हैं, वो ज़्यादा आगे नहीं देख सकते, वो दिन ब दिन जीते हैं। तो हम अब ऐसी संस्कृति बन गए हैं जो इन चीज़ों को प्राकृतिक आपदा मानती है। और इस देश में जहाँ पुरंदर का विचार न जाने कितना पुराना है कि अगर आपने अपना घर नगर बस्ती गांव ठीक से नहीं बनाया बारिश के हिसाब से तो बारिश छोड़ेगी नहीं उसको। क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा पे सभी जगह मॉनसून की जलवायु चलती है, लेकिन जैसा मॉनसून हमारे यहाँ आता है वैसा दुनिया में कहीं नहीं है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर मॉनसून है और वो उत्तर की ओर आता है और वो दुनिया की सबसे ऊंची दीवार यानी हिमालय से टकराता है। तो अगर हिमालय नहीं होते और मॉनसून नहीं होता तो उत्तर भारत के मैदानी इलाके भी शायद नहीं होते। फिर हम वैसे नहीं होते जैसे आज हैं। हो सकता है समुद्र के नीचे होते, क्योंकि ये तो जो चौमासे के बादल जो पानी लाते हैं वो हिमालय से टकराता है, हिमालय की मिट्टी फैल जाती है। तो इस देश में कहीं घूम लीजिए, आपको पहाड़ मिलेंगे, पठार मिलेंगे, कहीं ज़मीन नीचे जा रही है, कहीं ऊपर उठ रही है, लेकिन बंगाल से लेकर पंजाब तक अगर आप जाएंगे तो सपाट ज़मीन मिलेगी, क्योंकि ये ज़मीन पानी ने बनाई है और ये ज़मीन हिमालय की मिट्टी से बनी है। हम चतुर्मास के लोग हैं, ये सबको पता था। चतुर्मास में शादी ब्याह बंद हो जाते थे। आपको धार्मिक परंपराएं ऐसी आज भी चतुर्मास लगा और बहुत से समाज ऐसे हैं जिनमें शादी ब्याह बंद। बिल्कुल कोई भी शुभ कार्य नहीं होता वो, क्योंकि उस समय सबसे शुभ काम हो रहा होता है, बारिश हो रही होती है। और लोग पहले चतुर्मास में अपनी मिट्टी, अपना पानी, अपना गांव, अपना शहर, अपना खेत, इसकी चिंता करते थे। गांव के सब लोग बारिश के समय घूमते थे, देखते थे पानी कहाँ जा रहा है। ये सब हम भूल गए, ये सब समाज का रूप भूल गए। आज जो हमको याद है वो एक नई तरह का जाति का दंभ आ गया कि हम बड़े, एक नया तरह का अहंकार दिखता है। लेकिन जो अपनी मिट्टी पानी से सहज संबंध होते थे वो हमने बहुत तेजी से भुला दिए, और वो याद किए बिना हम समृद्ध नहीं हो सकते। एक हिस्सा समृद्ध हो जाएगा, वो दूसरों का पानी लूट के ले आएगा। जब तक वो लूट सकता है तब तक लूटेगा। हम देख ही रहे हैं, पानी के लिए तो लड़ाइयाँ चल ही रही है। दिल्ली का पानी 300-300 किलोमीटर दूर से आता है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ही चल रहा था कि वो पानी दे तो वो पानी दे, ये नहीं दे रहे तो वो नहीं दे रहे। देश की राजधानी की स्थिति है तो बाकी शहरों की तो ये किस तरह का दरिद्र है? मतलब ये आर्थिक दरिद्र से कहीं ज्यादा बड़ा दरिद्र है। ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत साधारण लोग मिले हैं। एक महिला मिली थी जो एक जाति का नाम आता है ओर्क, जो कुएं बनाने में और तालाब बनाने में पारंगत लोग हुआ करते थे। जसमा ओड़न की कहानी आती है। तो मुझे एक और महिला मिली थी जिसको बात करते हुए समय लगा ये जानने में कि ये आदमी समझ में नहीं आया उसको कि ये क्यों पूछ रहा है उसको, क्योंकि हमारे लोग इतने अपने लोगों से बेगाने हो चुके हैं कि बात करना तक नहीं आता। तो जब थोड़ा समय लगा उनको जानने के लिए कि मैं कोई दुर्भावना नहीं रखता, मैं सही में जानना चाहता था कि उनकी संस्कृति क्या रही है, तो उस महिला ने इतने एकदम एक क्षण के लिए वो रुकी और उसने बिल्कुल नरम आंखों से कहा कि मेरा बाप कहता था कि वो रोज एक नए कुएं को खोद के उसका पानी पीना चाहता है, और गांव वाले साल भर इंतजार करते थे कि हम लोग उनके गांव कब आएंगे, क्योंकि हमारा हुनर इतना अच्छा था। कुआं खोदने का काम, हमारे बनाए तालाब, हमारे बनाए कुएं पीढ़ियों चलते थे। और ओड़ नाम से पता लगता है कि उनका पुराना कोई ओडिशा से संबंध रहा। इनको हमने मजदूर बना दिया, और मजदूर भी ये कितने अच्छे थे। नई दिल्ली की जो कनॉट प्लेस के आसपास की बड़ी इमारतें हैं, ये 70 के दशक में बहुत सी बनी हैं,
और ये मुझे पुराने लोगों ने बताया है कि उस समय के ठेकेदार ओढ़ी कारीगरों को ढूंढते थे, क्योंकि एक ओढ़ कारीगर 3 कारीगरों जितना काम करता था। और केवल काम नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अनस्किल्ड लेबर था, स्किल थे वो। मतलब वो इंजीनियर भी थे और लेबर भी थे। ये एक हिंदुस्तान की पुरानी बात है कि हमारे यहाँ स्किल और लेबर को अलग नहीं किया गया। स्किल लेबर होता था हमारे। जो लेबर है वो स्किल्ड अपने आप है, बिना स्किल का लेबर हमारे यहाँ माना ही नहीं जाता था। तो ये चीज जब चली गई, ये दृष्टि चली गई, अब उसको आप नए लोगों से बात करें तो उसमें कोई आके कह देगा कि ये तो केवल जातिवादी बात हो गई। हाँ, एक जाति तक सेंट्रिक कर रहा है। तो अगर पानी के बिना आपका काम चलता हो तो आप जो क्रांति करनी है कर लीजिए। पानी के बिना तो किसी का काम नहीं चलता। अगर पुरानी तरीके में कुछ गलत रहा होगा वो हटा दीजिए, अच्छा ले आइए, अच्छा लेकिन सिस्टम जो बनाइए। बढ़िया चीज है उसको क्यों आपने बर्बाद किया? तो ये एक नया तरह का ओछापन और अहंकार आ गया। इस बातचीत से ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपकी किताब जल थल मल पढ़ेंगे। हिंदी में है, बहुत सुलभ है, सहज है इस मुद्दे को समझने के लिए। और आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र जी की, जो मुझे लगता है कि हाल के दिनों में पानी को समझने वाले सबसे बेहतर इंसान थे, जिसे मैं नहीं मिल पाया था। ये मेरे जीवन का एक वो है, और उनकी किताबें पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए।